बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए आज आपके कोर्स की एक पोयम डिस्कस करेंगे और पोयम का टाइटल है फोक, है ना। और देखिए हम इसमें पोइट, पोयम, थीम, पोयम का स्ट्रक्चर, लिटरेरी फिगर और इस तरह की पहले हम नट सेल में पहले डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पूरा बैकग्राउंड पोयम का समझ आए, पोइट की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगी और फिर हम पोयम की बात करेंगे। और आज तो आप ये देखो, ये जो पोयम है आपको बड़ा मजा आने वाला है। मजा आने वाला है कैसे? मजा तो सब पोयम में, सब लेसन में आता है। अरे भाई आज बड़ा मजा आएगा आपको। आज आपको इसलिए मजा आएगा, बहुत छोटी पोयम है, एक स्ट्रेंजर की पोयम है, 6 लाइन की पोयम है। आप भी ऐसा ही तो करते हो। लेसन जब स्टार्ट करते हो तो पहले क्या करते हो, पलट के देखते हो कितना बड़ा है। और यदि बहुत बड़ा लेसन 4-5 पेज का नजर आता है तो आप क्या करते हो, ओ भाई बहुत बड़ा है। और छोटा नजर आए तो मजा आता है ना। बिल्कुल आज बहुत छोटी आपकी पोयम है, लेकिन आप यूं मत समझना ये छोटी है, इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। ये बहुत बड़ी फिलोसफिकल और बड़ी रिफ्लेक्टिव पोयम रहेगी। इसमें आपको अटेंटिवली बैठना होगा, लास्ट तक बने रहना अच्छी तरह से, यानी जो है बिल्कुल समझना, तो आपको मजा आएगा। फिर आपके जो पीछे के जितने भी क्वेश्चन है टेक्स्ट के, उनके आप आंसर दे पाओगे। और हाँ, कुछ बच्चों का ये रहा कि भाई क्वेश्चंस जो हैं उनको भी एक बार लाइटली डिस्कस करें, तो हमने आपको इसमें क्वेश्चंस भी लिए टेक्स्ट के, बिल्कुल रेडी। तो देखो हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले पोइट की। पोइट, ये पोयम कंपोज की, उस पोइट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखो, कार्ल सैनबर्ग का जन्म 6 जनवरी 1878 को इलिनॉइस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ, है ना। और डाइड 22 जुलाई 1967। और इसकी डेथ कब हो गई? 1967 में इसकी डेथ हो गई। एक बात तो है, आपको समझ में तो आने लगा होगा, 1878 और 1967। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडर्न पोइट है, 20th सेंचुरी का पोइट है। ये ऐसी कंटेम्परेरी और क्रोनोलॉजिकल बातें आपको समझ आनी चाहिए, इससे आपका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बढ़ता है, आपका आउटलुक बढ़ता है। इन चीजों को देखिए। इट्स अदर थिंग, ये अलग बात है कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल से आते हैं, लेकिन हमें इसे डिटेल में पढ़ने समझने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो बच्चों, वॉज अमेरिकन पोइट। और कहाँ का पोइट था ये? अमेरिकन पोइट, राइटर, बायोग्राफर, पोइट एंड जर्नलिस्ट। ये एक राइटर था, पोइट, बायोग्राफर। यहाँ एक नया वर्ड आप देख रहे होंगे, बायोग्राफर। और बायोग्राफर से रिलेटेड एक वर्ड और आता है, सुना होगा ना आपने, कभी पढ़ा भी होगा, ऑटोबायोग्राफर। ओके, तो ये क्या होता है? दो तरह से आपका लिटरेचर में होता है, एक होती है बायोग्राफी और एक होता है ये ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफर कौन सा राइटर होगा बच्चों? ऐसा राइटर जो दूसरों की जीवन के बारे में लिखे, उनकी जीवनियां लिखे, वो बायोग्राफर होगा। और यदि राइटर अपनी जीवनी लिखता है, अपने जीवन के डिटेल्स लिखता है, तो फिर वो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफर। तो ये इस तरह का राइटर था। और एक विशेष बात देखो, जर्नलिस्ट भी था। जानते हो आप, जर्नलिस्ट मीन्स रिलेटेड टू जर्नलिज्म, मीन्स रिपोर्टर्स। ये सब इसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ही इज कंसिडर्ड, इसको माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वॉइसेस ऑफ 20th सेंचुरी इन अमेरिकन लिटरेचर।
अमेरिकन लिटरेचर में बच्चों इस पोइट को, कौन से पोइट को, जिसकी पोएम आज हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है पोइट का? कार्ल सैनबर्ग, है ना। अमेरिकन लिटरेचर में 20th सेंचुरी के जो राइटर्स है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर माना जाता है। नोन फॉर हिज सेलिब्रेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, द अमेरिकन वर्किंग क्लास एंड देयर नॉशंस, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, एक इसके लिटरेचर की बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक रही। और वो क्या? इसके लिटरेरी क्रिएशन में, इसकी राइटिंग में अमेरिकन जो आपके मिडिल क्लास और कॉमन मास है उनसे रिलेटेड इश्यूज ये अपने राइटिंग में लेता है, उनको अपनी विषय वस्तु बनाता है। दूसरी बात ये कि डे टू डे लाइफ के जो इश्यूज है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के जितने इश्यूज है, कौन कौन से हैं? जैसे रोजगार है, जैसे आपकी और जो है निजी प्रॉब्लम है, क्या अमीरी गरीबी का डिफरेंस है, अन्याय है, ऐसे विषय वस्तु रहते हैं इसके आपके जो है राइटिंग में। बात कर लो अब पोयम की, बात कर लो। पोयम बहुत छोटी है ना, ये बात ध्यान रखना आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी शॉर्ट। आपको तो पोयम देखी होगी तभी मजा आ गया होगा आपको, है ना, लेकिन उसको बहुत गहरे तरीके से समझना पड़ेगा। पोयम की बात कर लो, देखो कुछ इंफॉर्मेशन ले लो पोयम की। क्या है? फॉग पोयम का नाम है। अब आप देखिए, ये जो फॉग है, पहले हम डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, इसका समझेंगे कि फॉग क्या है। आपको याद है ना, फॉग जैसे ये है, आपने देखा होगा नदी किनारे, समंदर किनारे, या सर्दी के दिनों में स्पेशली आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत बारीक सा ऐसे धुएं जैसा सामने बन जाता है ना, और फिर उसमें नेक्स्ट जो व्यक्ति, कोई चीज क्लियर दिखाई नहीं देती है ना। वाटर के, पानी के जो लेट्स है, वाटर लेट्स है, बहुत बारीक, उनकी वजह से जो परत बनती है दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है बच्चों? फॉग कहलाती है। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? है ध्यान आपको? मीनिंग देखना आप, और देखो यहाँ पर इसको हम हिंदी में बोलते हैं धुंध, है ना। सुबह सुबह सर्दी के दिनों में आप बाहर निकलते हो तब ऐसा महसूस होता है। या फिर आप ऐसे समझ लो, आपके 4 व्हीलर के कांच के सामने भी ऐसा हो जाता है ना, बहुत सी बार मॉइस्चर हो जाता है। ओके, इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 6 लाइन्स। कितनी? 6 लाइन की पोएम है आपकी। ओके, 1 स्टेंजा, और एक ही स्टेंजा है। तो आप देखिएगा, 1 स्टेंजा गेट्स एडमायर्ड फॉर इट्स सिंपलिसिटी एंड पावरफुल इमेजरी। लेकिन इस पोएम में ये बात विशेष ध्यान रखने की है कि बहुत सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में, डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी गई। और इसकी जो इमेज है, इमेज से आप समझेंगे विजुअल इमेजरी का प्रयोग किया, और इन दोनों बातों के लिए ये पोएम जानी जाती है। आप देखो, फर्स्ट पब्लिश इन शिकागो इन 1916। शिकागो में कब? ये 1916 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ पहली बार। फ्री वर्स है ये पोयम। कैसी है बच्चों? फ्री वर्स। और आप तो जानते हो ना, फ्री वर्स हमारी आपके कोर्स की और भी वीडियोज रही, उन वीडियोज में हमने ये बिल्कुल क्लियर किया, डिस्कस किया, व्हाट डज मीन फ्री वर्स, कि फ्री वर्स का क्या मतलब होगा। तो देखिए एक बार और हम बात कर लेते हैं फ्री वर्स। नो सर्टेन, फ्री वर्स से मतलब है नो सर्टेन। क्या क्या नहीं होता उसमें? देखो, एक तो राइम नहीं होगी, सर्टेन राइम। एक क्या? मीटर नहीं होगा, सर्टेन मीटर नहीं होगा।
स्टेंजा नहीं होगा, सर्टेन स्टेंजा नहीं होगा। तो ये जब नहीं होगा उस पोयम को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स बोलते हैं। समझ में आएगी आपके? फोक नाम से एंटाइटल्ड पोइम आपके कोर्स की स्ट्रक्चरली जब हम बात करते हैं तो ये पोयम क्या है? फ्री वर्स है। और फ्री वर्स का क्या मतलब है बच्चों? ऐसी कविता जिसमें निश्चित स्टेंजा न हो, निश्चित लाइन न हो, उसकी कोई निश्चित आपकी राइम स्कीम न हो और मीटर न हो, ऐसी पोइम को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स। और ये तो आप जानते हो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री का जो कंसेप्ट है वो भी यही है क्या? कि क्लासिकल जो पोइट्री थी उस क्लासिकल पोइट्री में क्या था बच्चों? हायर, नाबुल, ब्लू ब्लड फैमिली कैरेक्टर होते थे और उनसे रिलेटेड थीम होती थी। लेकिन इन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में क्या आया? पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जब रोमांटिसिज्म का बिगिनिंग हुआ तो इस मॉडर्न कंसेप्ट में आया कि पोइट्री का जो विषय वस्तु है वो कॉमन पीपल से रिलेटेड होना चाहिए और कॉमन लैंग्वेज में ही होना चाहिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे, उनके इश्यूज होने चाहिए पोइट्री में। तो फ्री वर्स इसी कंसेप्ट का फॉलो करती है। ओके, लेकिन आप देखेंगे इस पोएम में मेन आपका डिवाइस जो है एक्सटेंडेड मेटाफर है और पर्सोनिफिकेशन है। 6 लाइन की इस कविता में आपका एक्सटेंडेड मेटाफर नंबर 1 और नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन और भी यूज हुआ है इसमें, जैसे फोग है। अब ये फोग क्या है बच्चों? ये इटसेल्फ सिंबॉलिक है, ये अपने आप में सिंबॉलिक है। हम बात करेंगे अभी जितने भी इसमें लिटरेरी आपके फिगर्स यूज हुए। अब देखो भैया, ये देख लो आप सिंबल का प्रयोग क्या क्या हुआ है इसमें। तो सबसे पहले तो ये जानो लिटरेचर को पढ़ने और समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए। व्हाट डज मीन सिंबल एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबॉलिक एप्लीकेशन? सिंबोलिसिज्म उसका क्या मतलब होता है? तो देखिएगा इसमें जैसे आपने ये वर्ड लिया बच्चों, इस वर्ड को हम जब लेंगे तो इसका नो डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। सिंबोलिसिज्म में क्या होगा राजा? आपका जो वर्ड होगा पोएम की लाइंस में जो अप्लाई किया उसमें डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा। ओके, तो फिर क्या होगा? उसमें जो आपका राइटर ने जो वैल्यूड किया, उसने जो वैल्यूएशन दी इसको, उसने जो इमेजिन किया, उसने जो वैल्यू रखी, वो मीनिंग होगा। ओके, हम फिर लिटरेचर में एक वीडियो ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें सिंबल क्या होता है, सिंबल की काइंड से क्या है, ये अलग से सेपरेट आप हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको मिलेगा। अभी फिलहाल आपने समझ लिया कि सिंबल जो है इसमें क्या क्या यूज हुआ है। एक तो फोग, केट, सिटी एंड हब, ये 4 वर्ड आपको इसमें सिंबॉलिक मीनिंग में है। दैट मीन समझ गए ना आप? उसका थर्ड मीनिंग है इन द व्यू पॉइंट ऑफ द पोइट, कवि के विचार से जो उसने वहां उसका मीनिंग दिया वो मिलेगा आपको। ओके, जैसे आप देखो यहाँ फोग है, अब फोग को सिंबॉलिक उसने क्या कर दिया? फोग को सिंबॉलिक उसने क्या कर दिया? केट से कंपेयर किया। और केट, फोग मीन्स यहाँ पर उसका मीनिंग ही केट रख दिया। आपके पीछे टेक्स्ट में जो है क्वेश्चंस भी हैं इस तरह के, तो आपको समझ आ रहा होगा। ओके, देखो इसकी थीम की बात करो भाई, आपकी कोई भी पोयम है तो उसमें थीम क्या है, मुख्य रूप से बात क्या कर रहा है, ये तो बात करनी पड़ेगी। तो फिर देखो आपको क्लियर एवरीथिंग।
यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर देने में भी आपको मजा आएगा, और न केवल मजा आएगा, इनफॉर्मेशन यदि आपके पास ठीक है तो आपके आंसर्स भी अप्रोप्रिएट होंगे एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो देखो यहां पर क्या है, इट आपकी पोएम हाईलाइट्स मिस्ट्री इन नेचर। ओके, सबसे पहले ये पोएम हमें ये बताती है कि जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, ओके, वो क्या है, मिस्टीरियस है। नेचर कैसी है, मिस्टीरियस है, रहस्यवादी है। प्रकृति बड़ी रहस्यात्मक है, उसकी एक्टिविटीज रहस्यात्मक है। तो फिर दैट नेचर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ अनसर्टेनिटी, और इसी को प्रकृति मानव समाज का रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। क्या, उसको रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है कि मानव जीवन कैसा है, अनसर्टेन है। मानव जीवन की रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो कैसे, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जैसे आपकी फोग है वो अपीयर होती है, और अपीयर होने के साथ ही हमारी आंखों के सामने वो डिसअपियर हो जाती है। दिखती ना आपको फोग, पहले फोग क्या होती है, ये अपीयर होती है, अपीयर, ओके, फिर क्या होती है, ये डिसअपियर, और ये हमें देखते देखते डिसअपियर हो जाती है। तो क्या हुआ, यानी अनसर्टेनिटी लाइफ की प्रतीकात्मक रूप से बताई इस पोएम में। ओके, चलो इस पोएम में यूज होने वाले फिगर्स की बात कर लो भाई, लिटरेरी फिगर्स, क्या बोलते हैं इनको, लिटरेरी फिगर्स, लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, और आपको ये तो क्लियर है ना, फिगर कहाँ यूज होता है, फिगर कहो या डिवाइस कहो, कौन सा, लिटरेरी, लिटरेरी फिगर या डिवाइस की हम बात करें बच्चों तो ये कहाँ यूज होता है, लिटरेचर तो पढ़ रहे हो ना, लेकिन यूज कहाँ होता है, अलग अलग है, टर्म क्या है, फिगर क्या है, कहाँ यूज होता। तो हम जब फिगर की या लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो ये यूज होता है इन अ लाइन। किसमें यूज होता है, पोइट्री की जो लाइन होगी उसमें यूज होता है। ध्यान रहे, फिगर लाइन में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है आपकी, तो यहां से यहां तक ये जितने भी वर्ड्स है इसमें लिटरेरी आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग यूज होता, चाहे आपका पर्सोनिफिकेशन हो, मेटाफर हो, एलिट्रेशन हो, एसोनेंस हो, कॉन्सोनेंस हो, है, ये इस तरह के जो है इनको हम फिगर बोलते हैं जो लाइन में यूज होता है। ओके, चलो अब भाई आप लास्ट में पढ़ ली पोएम, अब वो पोएम हमें क्या सीख देती है, क्या मैसेज देती है, ये भी बात क्लियर कर ले। तो देखो, ये नेचर इज मिस्टीरियस, प्रकृति क्या है, बड़ी रहस्यात्मक है, रहस्य भरी है नेचर, दैट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को रिप्रेजेंट करती है ना। ह्यूमन लाइफ में भी क्या बड़े रहस्य हैं, मानव जीवन भी रहस्य से भरा हुआ है। याद है आपको, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिनकी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड, आइदर गुड और बैड, और यदि बैड भी है तो घटती है फिर वो खत्म हो जाती है। अच्छी कोई घटना है, कुछ समय के लिए अच्छा होता है, फिर यानी जो है हमसे चला जाता। तो ये लाइफ का क्या है, एक तरीका है, लाइफ की फिनोमिना है। वी शुड हैव, और हमें क्या करना चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन टू लाइफ। और भाई इसमें एक सीख दी है बच्चों, हमें जिंदगी के प्रति बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन, हमें माइन्यूटली जिंदगी को समझने का प्रयास करना चाहिए। है, हम क्या है,
छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, या छोटा सा अचीवमेंट है तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर जॉइड हो जाते हैं, ओवर सोरोड हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो एक जिंदगी का तरीका है। जीवन बड़ा मिस्टीरियस है, फिनोमेना ऑफ लाइफ दैट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहा there are many chances to happen even from simple thing, incident or happening। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, बहुत ऐसे अवसर होते हैं जिनमें छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़ा मैसेज, जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का होता है। ये हमें जिंदगी के प्रति हमारा रवैया रखना चाहिए, है ना। आपने भी महसूस किया होगा ना, आपकी उम्र आप देखो 10th में पढ़ते हो, है तो ऐसा तो बहुत सी बार आपने महसूस किया ही होगा, है। जैसे बाई चांस ऐसी अचानक घटना हो गई जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपको कोई अचीवमेंट हुआ है, तो वो ये हमारी पोइम बताएगी। अब आप ले लो भाई, पोएम को पढ़ लो। ये देखो, देखा ना आपने, देखो आगे ना मुस्कुराहट, राइट। अरे भाई विद्यार्थियों के लिए तो एक ही चीज है सबसे पहले, क्या कितना बड़ा है लेसन, कितनी बड़ी है पोएम, आज की पोएम बड़ी छोटी है। आई मुस्कुराहट, पर ध्यान रहे बहुत बारीकी से समझना है, ये बड़ी सिंबॉलिक है, अंडरलाइंग मीनिंग रखती है, आपका फिलोसॉफिक मीनिंग रखती है। तो देखो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, देख रहे हो ना आप, आ जाओ आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ गए ना आप यहाँ, ओहो यहाँ आ जाओ और अच्छी तरह से आंखें गड़ो। देखो देख रहे हो ना, पूरी पोएम को देखो भैया, ये देख लिया, चलो है। अब मैं बताता हूं आपको, ये जो आपका स्टेंजा है, मींस ये जो पोएम की पहली लाइन है, इसमें देखो यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है। ये क्या नजर आ रहा? नहीं आ रहा। यहां देखो, यहां कोई पंक्चुएशन नजर नहीं आ रहा, यहां नहीं, यहां नहीं, फिर यहां आ रहा है। तो ये पूरा एक स्टेंजा है, नंबर 1। लेकिन ऐसा क्यों है, यहां पंक्चुएशन क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और इसका आंसर है, ये पोइट्री में एंजाममेंट का यूज हुआ। एंजाममेंट लिटरेरी आपका डिवाइस है। नाउ लर्न व्हाट डज मीन एंजाममेंट इन पोइट्री। एंजाममेंट का मतलब है कविता की वो पंक्ति जिसमें पंक्चुएशन न हो। स्ट्रक्चरली पोइट की डिमांड के अकॉर्डिंग वो लाइन तो खत्म हो गई, लेकिन वो आपकी ग्रामेटिकल पूरी नहीं हुई, थीमेटिकल पूरी नहीं, उसका मीनिंग नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता है और फिर वो कंप्लीट होती है। जैसे देखो ये सेंटेंस यहाँ अधूरा है, यहां आकर पूरा हुआ। ऐसी स्थिति यदि रहती है उसको एंजाममेंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, पोइट सेज, पोइट कहता है, देखो द फोग कम्स। द फोग किसकी बात चल रही है? फोग, धुंध की बात चल रही है। इमेज सामने लो अब, ओके। कम्स, अब आप बताओ भैया, फोग है ना, फोग, फोग तो एक स्थिति का नाम है, ओके। उसके लिए कवि क्या कह रहा? कम्स आती है। बताओ ऐसे चलकर आएगी क्या? नहीं। ऐसे चलकर कौन आता है? ह्यूमन बीइंग। तो यहां क्या है, फोग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी ना, तो फिर क्या हो गया, समझ आ रहा है? पर्सोनिफाइड कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। पोइट ने फोग को पर्सोनिफाइड किया और कवि कहता है द फोग कम्स, धुंध
आती है आई ऑन लिटिल केट फीट। कैसे आई हो? ऑन लिटिल छोटे छोटे, केट फीट बिल्ली के पैरों से। अब बताओ बिल्ली के पैर लग रहे हैं किसके? ना 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 ना, यहां क्या है भाई, मेटाफर का प्रयोग किया। मेटाफर, यू नो मेटाफर? मेटाफर का मतलब है वन क्वालिटी इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग। एक किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी है उसको दूसरे में डाल देना तो क्या कहलाएगा? मेटाफर कहलाएगा। हियर पोइट स्पीकिंग वेरी मेटाफोरिकली। कवि बड़ा मेटाफोरिक तरीके से बात कर रहा है। कवि ने कहा कैसे आई? बिल्कुल चुपचाप आई। कौन? फॉग। आप बताओ, अराइवल ऑफ फॉग हमें दिखाई देता है क्या? नो नो नो। तो जैसे बिल्ली का यूज किया, यहां पर केट को बताया। क्या बता दिया उसको? फॉग को केट बता दिया। केट क्यों लिया यार? एक क्वेश्चन भी है आपके पीछे। टेक्स्ट में ये है, किससे कंपेयर किया? आंसर हो गया ना आपके पास, केट से। अब देखो केट के, आपने केट के फर, स्किन देखी कैसी सॉफ्ट होती है, उसके पैर कैसे पेडेड होते हैं, उसे जैसे तो पेड लग रहे, सॉफ्ट है ना, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बॉडी में होती है। और फिर आप देखो वो आती है तो पता भी नहीं लगता, है ना। और बाय नेचर केट कैसी होती है? मिस्चीवस, बड़ी मिस्चीवस होती है। चुपचाप आती है, चली जाती है। ऐसे ही फोग का अराइवल। बच्चों देखो, पोएम में इंटरेस्ट आया ना आपको? वेरी कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कवि ने, बहुत बारीकी से। और आप देखिए यहां पर जो इमेजरी यूज हुई है ना बच्चों, इमेजरी, इमेजरी कौन सी यूज हुई है? विजुअल, विजुअल इमेजरी का प्रयोग पोइट कर रहा है। अब ये क्या है भाई? विजुअल इमेजरी क्या है? विजुअल इमेजरी से मतलब है पोइट अपनी कलम से इस कदर वर्णन करे कि सीन और साइट हमारी नजरों के सामने आ जाए, है ना। मोमेंट भी नजर आ रहा है ना, कैसे आई ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों से, यानी बिल्ली जैसे। कंपैरिजन किससे किया? बिल्ली से। इट सीट्स लुकिंग, और ये बैठती है। लुकिंग, बैठ कर देखती है, बिल्ली से बैठती है ना, हाउंस करके, और फिर क्या करती है? बड़ी फ्लेक्सिबल, यूं 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 ऐसे देखती है। तो बैठकर, अरे भाई यहां फोग ऐसे देखने से मतलब फैलती है, फैल जाती है। हाँ, बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से फैल जाती है, सबको कवर कर लेती है, बड़ा साइलेंटली आती है, फैल जाती है। ओवर कहां कहां फैलती है बताइए आपको? कहां कहां धुंध नजर आती है बताइए? एक तो हाब एंड सिटी, हाब एंड सिटी, हाब बंदरगाह, सिटी शहर। जब धुंध होती है ना, आपने देखा होगा जैसे पूरे शहर ने एक चुनरी पहनी है, कवर्ड हो जाता है ना। आ रहा होगा ना सीन आपके सामने, बड़ा ऐसे देखा होगा कभी पेड़ पर जैसे धुंध जमी हुई देखी होगी, ऐसा लगता है जैसे बहुत थिन ट्रांसपेरेंट दुल्हन की चुनरी होती है ना, ऐसे जैसे तो कोई चुनरी पहन लिया। बताओ आप, कितना 6 लाइन की पोएम है, कितना बारीकी से पोइट बात कर रहा है। और यहां एक बात आप ध्यान रखिए, ब्रेविटी इज द मदर ऑफ विट। क्या? संक्षिप्तता ही, क्या संक्षिप्तता ही बुद्धिमानी की जननी है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा बड़ा लिखें, बहुत बड़ा बोलें। संक्षिप्त में यदि बड़ी बात कही जाए तो यहां वही हो रहा, देखो, ओवर हार्बर एंड सिटी, है ना।
ऑन साइलेंट हांचिज, उसकी पोजीशन बताइए। साइलेंट हांचिज, कैसे बैठी हो? चुपचाप, साइलेंटली। हांचिज, पैरों के बल बैठते हैं, हांचिज स्थिति होती ना ऐसे, यानी ऑन द आपका जो है फीट पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं। आप अपने शिक्षक से पूछना क्लासरूम में कि ऐसे जो बैठने की पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं। हिंदी में भी पूछो, इंग्लिश में तो वर्ड आई है हांचिज। आपको मुस्कुराहट आ रही कि इसको क्या बोलते हैं? इसको रीजनल भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी बोलते हैं, है ना। किसके बल बैठते हैं? पैरों के, घुटनों के बल, बैठने की पोजीशन। ओके। अब देखो यहां पर एंड देन मूव्स ऑन, और फिर क्या करती है? चली जाती है ना। जैसे बिल्ली ये सब मूवमेंट करके, ये सब एक्टिविटीज करके, है ना। तो यहां क्या बताया है? देखो यहां बताया है एक्शन, एक्शन बताया। और एक्शन किसका बताया? जैसे बताना तो फोग का है, फोग का, लेकिन फोग को क्या बोल दिया? कैट बोल दिया। तो इसके कंपेयर करके और इसको बताया। ये देखो आपका। अब यहां बहुत सारी चीजें हैं भाई, पोयम सीधी है पर देखो एक दो इसमें इसको क्या बताया? कम्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से कम बताया। फिर क्या बताया? सिट्स, ये बताया बैठती है, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है ना। लुक जो है, सीट्स एंड लुकिंग, किस किस को देखती, ये भी इसकी है। आपके और मूव्स, और बढ़ जाती है, चली जाती है, ये सारी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मेटाफोरिकल तरीके से कवि ने जो बात की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। यहां किसी तरह का आपका मॉडर्न मीन्स आपका मॉडर्न डिक्शन है, तो इसमें किसी तरह की कोई आपको तकलीफ नहीं है। मेटाफर कंपैरिजन किससे की है? बिल्ली से। किसको? फोग को। इमेजरी कौन सी है? विजुअल इमेजरी। कौन सा मेटाफर है? एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग किया इसमें, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होगा बच्चों? एक्सटेंडेड मेटाफोर क्या मतलब होगा? एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब है थ्रू आउट, उसी रूप में उसको देना। जैसे यहां देखो कम्स, फिर उसको बता दिया केट, फिर उसकी एक्टिविटीज बताई, तो इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ। अब आप देख लो, आपको यहां मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि आपको एवरीथिंग क्लियर, नो डाउट। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चंस, इसके टेक्सुअल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। यहां देखो आपका पॉइंट क्या कह रहा है, या फिर आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से देखो। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक फॉग इज लाइक? किससे किसकी तरह फॉग को बताता है वो? आपको याद है ना? केट, केट से, राइट। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? धुंध कैसे आती है? तो कंपेयर किससे किया? केट से किया। तो किसकी तरह आता है? लाइक केट, केट की तरह। साइलेंटली, साइलेंटली, है ना। ये देखो लाइक केट साइलेंटली, ये आंसर हो गया आपका। जबरदस्ती रटने में लगे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्लासरूम टीचिंग में इस तरह के वीडियो सेशंस में भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, रटना नहीं है तो फिर क्या करना है? समझना है। जिस बच्चे ने यदि किसी भी कंसेप्ट को समझा तो वो फॉर एवर रहेगा उसके लिए। चलो यहां देखो, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? थर्ड लाइन में इट किसके लिए रेफर किया? आपका अगेन वही केट, दैट मीन्स फॉग। ओके। डज द पोइट यूजुअली से
दैट फॉग इज लाइक केट। पहले तो इसका आंसर ले लो। क्या पोइट ने ये कहा है कि फॉग बिल्ली की तरह? तो आंसर यस, इस आधे का यस। फाइंड 3 things that tell us that the fog is like cat। तो आप 3 बातें बताओ इस पोएम में से, जैसे ये लगे कि वो किसकी तरह है, केट की तरह है। कौन? फॉग। तो आप देखो, एक तो पोएम में क्या यूज किया, पोएम में यूज किया ना, एक तो इसमें वर्ड आया हांचीज, सीट्स, हांचीज आया ना एक, क्या हांचेज, सीट्स, मूव्स, ये सारे आपके साइलेंट भी वर्ड आया, साइलेंट भी यही बताता है, साइलेंट है ना। हांचेज, मूव, सीट्स, ये सब इसको बताते। यू नो दैट मेटाफर, देखो मेटाफर वर्ड आ गया आपका। मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग्स। मेटाफर में क्या होता है बच्चों, दो डिफरेंट आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स को तुलना की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि ऐसा होता है तो वो तो सिमिली कहलाती है, यदि सीधा रहेगा तो वो तो सिमिली कहलाएगी। लेकिन क्या होगा, वन क्वालिटी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर, फिर यहां क्या होगा, मेटाफर होगा। मेटाफर, यहां वन क्वालिटी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर। ओके, आपने सुना होगा, सुनते हो ना आप, एक सेंटेंस सुना होगा आपने, बोलते भी हो आप, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। देखो कैमल तो क्या है, लिविंग बीइंग है, और शिप क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन क्या कहा कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। बताओ जहाज है क्या? नहीं ना। अरे भाई उसका ये मतलब है, वहां मीनिंग ये है कि रेगिस्तान में ऊंट तेज गति से चलता है जैसे पानी पे जहाज चलता है। ओके, तो यहां क्या है, मेटाफर, टू थिंग्स। और बाई ट्रांसफरिंग, देखो ये है अ फीचर ऑफ वन थिंग टू द अदर, अन्य में, ये आपको मेटाफर को क्लियर किया। यहां देखो, फाइंड मेटाफर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इसके लिए मेटाफर्स का उपयोग करो। कंप्लीट द टेबल बिलो, आल्सो ट्राई से हाउ दे आर लाइक। द फर्स्ट आपको इज डन फॉर यू। ये टेबल है बच्चों, ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप इसको मेटाफर बनाओ। ओके, जैसे पहला उदाहरण दे रखा आपको, एग्जाम्पल स्टॉर्म। स्टॉर्म को मेटाफोरिकली क्या बोल दिया, टाइगर, और टाइगर की यानी ये वर्ड्स यूज कर लिए। तो ट्रेन को, फायर को, स्कूल को, होम को बनाना। जैसे आप जनरली इसको ले लेते हैं हम, स्कूल को, तो स्कूल को आप क्या बोलते हो, टेम्पल, ये बोल दिया टेम्पल। ओके, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। घर को क्या बोल देते हो आप, बहुत सी बार घर को आप हेवन बोलते हो, हेवन, या फिर आप बोल देते हो पैराडाइज, बोलते हो नहीं बोलते हो, तो ये क्या हो गया, मेटाफर। अर पैराडाइज इज वेरी स्वीट, ओके, विद स्वीट मेंबर्स, है ना। तो ये आपके ऐसे इस टेबल को बनाना है, इससे आपकी क्रिएटिविटी बनेगी, और आपने जो सीखा वो आपका ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया। कर लोगे कार्य? ओके, थिंक अबाउट स्टॉर्म। जैसे एक काम करो, एक टर्म ले लो स्टॉर्म, है ना, तूफान। ट्राई टू विजुअलाइज। अब आप ये करो, आपने कंसेप्ट लिया तूफान, तो आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, दिमाग में लाओ तूफान, लाए द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, उसकी ताकत को, उसके प्रेशर को महसूस करो। हियर साउंड, और तूफान की जो साउंड है वो सुनो आप। फिर of the storm, feel the power of the storm and the sudden calm at the फिर अचानक
शांत हो जाता है, उसको महसूस करो। और फिर क्या करो, आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद राइट ए पोएम अबाउट द स्टॉर्म कंपेयरिंग इट विद एन एनिमल। देखो कितना बढ़िया का। फिर क्या करो, किसी एक एनिमल पर आप पोएम लिखो। ओके, ये ऐसा महसूस करके तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वो ये देखना चाहता है किसी भी, आप जो यहाँ पढ़ाई में जो करते हैं उसमें यदि आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द स्ट्रीम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट है। अब जनरली हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर तो रट लिए, पास कर लिया, हमारे अंदर तो विकास तो किसी स्किल का हुआ नहीं है। आप पोएम लिखना सीखें, कैसे पोएम लिखते हैं, कैसे उसमें राइम बनती है, कैसे मीटर यूज होता है, और ऐसे ही आपका स्किल जो है बढ़िया हो जाएगा। डज दिस पोएम हैव राइम, बताओ आप, सबसे पहला यहाँ, और इसका आंसर आ गया ना आपको। इस पोएम में राइम कैसी, स्कीम, राइम स्कीम है क्या पोयम में? राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम क्या होती है, या एक बार फिर हम देख लेते हैं। एक मैं ऐसे एग्जाम्पल से बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टेंजा है, ये स्टेंजा बच्चों, ओके, इसका ये लास्ट वर्ड है, इसका ये लास्ट वर्ड है, इसका ये लास्ट वर्ड है, और इसका ये लास्ट वर्ड है। इसी पे तो बनती है ना राइम और राइम स्कीम। जैसे बाई चांस पहली जो लाइन है, इसका लास्ट वर्ड आपका साउंड है और इसका फाउंड है, ओके, और इसका यानी क्या है, आपका फियर है, और इसका डियर वर्ड है लास्ट, ओके। अब क्या है, इसको ये प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होती है, इसको पढ़ा तो ड साउंड दिया, इसको अल्फाबेटिकल ए नाम दे दो, इसको पढ़ा इसका भी ड साउंड हुआ, ये भी आपका ए हो गया, इसको पढ़ा तो आपका र आ हुआ, ये डिफरेंट आ गई, बी दे दिया, इसका भी आपका क्या र, और ये बी हो गया। आप देखो, अब इसमें सवाल ये आता है कि कितनी राइम है, तो आप देखो 1 और 2, राइम कितनी है, 2 राइम है। यदि कहा जाए कि इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो आपकी ए और बी इसकी राइम स्कीम है। दैट इज ए टेक्निकल प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, साउंड बेस्ड, और यहां इसमें राइम स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्री वर्स है। समझ गए बच्चों, पोइट्री दैट डजंट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। ये देखो आपको डिफिनेशन आ गया, ऐसी पोयम जिसमें ऑब्वियस स्पष्ट राइम नहीं है और आपका अरेंजमेंट ऑफ राइम नहीं है, तो वो ऐसी कविता क्या कहलाएगी, फ्री वर्स कहलाएगी। तो देखो आपको क्लियर हुआ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं एवरीथिंग इज क्लियर, आपको आनंद आया होगा। बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियोस को। यदि आप इस तरह से अटेंटिवली अटेंड करते हैं तो आपसे एक बात और कहेंगे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, उसमें हमें पता लगेगा कि आपको और किस लेवल से चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।